नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। हम देखेंगे कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो पैसे कैसे कमाते हैं। हम उनके वैल्यूएशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और फिलहाल में ये स्टॉक काफी गिर गया था, तो हम उसके अलग अलग जो रीजन है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एंड में देखेंगे कि ये स्टॉक फिलहाल ठीक लेवल पे बाइंग के लिए अवेलेबल है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। टाटा मोटर्स का बिजनेस जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से कनेक्टेड है और उनके ये बिजनेस में अलग अलग सेगमेंट्स है। जैसे कि उनका एक सेगमेंट है जो है वो इंडियन बिजनेस है, जिसमें उनके कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल से उनके रेवेन्यूज आते हैं। और जो दूसरा सेगमेंट है उसमें उनका जेएलआर यानी जैगवार और लैंड रोवर, ये उनके बिजनेस सेगमेंट से रेवेन्यूज आते हैं। तो 2019 में उनके मोस्ट ऑफ द रेवेन्यूज जो है वो ऑलमोस्ट 75% तक के रेवेन्यूज उनके जेएलआर यानी जैगवार और लैंड रोवर ये सेगमेंट से आए थे। और बचे हुए ऑलमोस्ट 20-25% रेवेन्यू जो है वो इंडियन बिजनेस से आए थे। तो आप देखोगे तो जैगवार लैंड रोवर ये उनका सबसे बड़ा ब्रांड है और उससे ही उनके काफी रेवेन्यूज आते हैं। तो अभी हम उनके जो जैगवार और लैंड रोवर ये बिजनेस है उसकी थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे, वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो लैंड रोवर ये कंपनी 1885 में शुरू हुई थी, जिसमें वो पहले बाइसिकल बनाते थे। और जैगवार का नाम 1935 में फर्स्ट टाइम कार मैन्युफैक्चरिंग में आया था। उसके बाद 1967 में लैंड रोवर ये यूके के लेलैंड ग्रुप का पार्ट बन गई और ब्रिटिश मोटर्स ने बाद में उनके साथ वो मर्ज हो गई। वही समय 1966 में जैगवार ने भी ब्रिटिश मोटर्स के साथ वो मर्ज हो गई थी और फिर ये दोनों कंपनी एक ही ग्रुप का पार्ट थे 1988 तक। पर उसके बाद में 1988 में जो लैंड रोवर था वो ब्रिटिश एरोस्पेस ने एक्वायर कर लिया और 1989 में जैगवार को फोर्ड मोटर जो कंपनी है उन्होंने खरीद लिया। बट फिर बाद में 1999 में जो BMW ग्रुप है उसने लैंड रोवर को एक्वायर कर लिया। बट उनको बाद में फिर ये जो एक्विजिशन था लैंड रोवर का उससे काफ़ी लॉस हो गया और इसीलिए फिर BMW ने जो लैंड रोवर ये पूरा ग्रुप था उसको फोर्ड मोटर्स को उसको बेच दिया। तो उसके बाद में आप देखोगे तो 1999 टू 2008 के आसपास जो फोर्ड ग्रुप था उसके पास में फिर से ये दोनों कंपनीज आ गई थी, लैंड रोवर और जैगवार। और बाद में 2008 में उन्होंने ये जो दोनों कंपनीज थी वो टाटा ग्रुप को सेल कर दी और अभी भी फिलहाल जो टाटा ग्रुप है उनके पास जैगवार और लैंड रोवर ये दोनों कंपनी वो अपने पोर्टफोलियो में या उनके बिजनेस में वो इंक्लूड कर रहे हैं। 2017 में मिस्टर चंद्रशेखरन इनको टाटा मोटर्स ये जो ग्रुप है उसका एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया था और इसके अलावा वो टाटा ग्लोबल बेवरेजेस ये कंपनी के भी चेयरमैन है। पहले वो TCS में एज अ CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर थे और उनके अंडर TCS ने काफ़ी अच्छे से ग्रो किया था। और इसके अलावा जो मिस्टर चंद्रशेखरन है वो टाटा मोटर्स का जो टाटा सन्स का जो बोर्ड है उस पर भी वो एडिशनल डायरेक्टर है। तो अभी हम टाटा मोटर्स के थोड़े जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले मेंशन किया था, इनके जो रेवेन्यूज है वो दो सेगमेंट से आते हैं। एक जो है वो उनका इंडियन बिजनेस है और दूसरा है उनका जेएलआर, ये जो प्रीमियम सेगमेंट या प्रीमियम कार्स का उनका बिजनेस है। तो उनके जो जेएलआर सेगमेंट है उसके बारे में अभी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जेएलआर ये सेगमेंट में उनके अलग अलग दो ब्रांड्स है, एक है जैगवार का ब्रांड और दूसरा है लैंड रोवर का ब्रांड। तो जो जैगवार ये जो ब्रांड है उसमें वो थोड़े स्पोर्ट्स कार्स टाइप के जो कार्स होते हैं या प्रीमियम सेगमेंट के कार्स वो डेवलप करते हैं और इसमें उनके अलग अलग कार्स है, जैसे कि XJ, XF, XJ या उनके टाइप F या I-Pace, E-Pace, ऐसे अलग अलग काफ़ी अलग मॉडल्स हैं। और इसमें से उनका जो I-Pace ये मॉडल है जैगवार का वो एक इलेक्ट्रिक मॉडल है और इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो तो 2019 Q3 में उनके I-Pace ये कार की काफ़ी अच्छी डिमांड हो गई थी और ये कार को वर्ल्ड में कुछ अलग अलग अवार्ड्स भी मिले हैं, बेस्ट सेलिंग कार या बेस्ट का इलेक्ट्रिक कार, ऐसे उनके अलग अलग अवार्ड्स मिले हैं। तो उनका जो सेकंड ब्रांड है लैंड रोवर का, तो उसमें भी उनके अलग अलग टाइप्स के कुछ प्रीमियम सेगमेंट के मॉडल्स है, जैसे कि उनका डिस्कवरी स्पोर्ट्स ये मॉडल है या उनका रेंज रोवर या RR स्पोर्ट्स, RR इवोक, वेलार या ऐसे अलग अलग काफ़ी मॉडल्स है। और इसमें से उनका जो डिस्कवरी स्पोर्ट्स ये जो मॉडल है वो बेस्ट सेलिंग मॉडल है और उसके सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं। और इनके जो रेवेन्यूज़ है जेएलआर ये सेगमेंट से वो पूरे वर्ल्ड से आते हैं, जिसमें उनके यूरोप, UK या चाइना और नॉर्थ अमेरिका से उनके काफ़ी रेवेन्यूज़ आते हैं। तो 2019 में उनके 24% यानी सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यूज़ है वो नॉर्थ अमेरिका से आए थे
और ये मार्केट में उनका जो जैगुआर ये जो ब्रांड है उसकी काफ़ी काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है, ऑलमोस्ट 8% का। और जो जो लैंड रोवर ये सेगमेंट है उसकी भी काफ़ी अच्छी डिमांड ये मार्केट्स में है उनकी। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो तो उनके अलग अलग 9 प्लांट्स है जिसमें वो JLR के जो अलग अलग जो मॉडल्स या कार्स है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। और मोस्ट ऑफ द उनके जो प्लांट्स है वो यूके में है। तो आप जैसे अभी देखोगे तो चाइना में उनका 2018 में ऑलमोस्ट वो उन्होंने 1.5 लाख के कार सेल किए थे, और 2019 में ये कम होके 98,000 के कार्स हो गए। तो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 51,000 का जो उनके टोटल कार्स के जो यूनिट्स है उसमें रिडक्शन हो गया। और इसके अलावा और आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 34% का उनका टोटल कार्स का जो सेलिंग है वो चाइना में थोड़ा कम हो गया है। तो उनके ये चाइना के जो यूनिट्स है वो रिडक्शन होने का काफी अलग अलग रीजन है, उसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अभी हम उनके जो डोमेस्टिक बिजनेस है टाटा मोटर्स का इंडिया में जो बिजनेस है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो ये बिजनेस में उनके अलग अलग 2 सेगमेंट है, एक है उनका कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट और दूसरा है उनका पैसेंजर व्हीकल का सेगमेंट। तो उनका जो कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट है उसमें वो ट्रक्स और बसेस बनाते हैं, और अलग अलग कैपेसिटी के उनके अलग अलग ट्रक्स है। तो ये जो टोटल उनका कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट है उसमें उनका मार्केट शेयर फिलहाल 45% का है। पर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो तो उनका मार्केट शेयर 2010 के बाद में काफ़ी फॉल हो गया है। और इसके अलावा उनका जो पैसेंजर व्हीकल का सेगमेंट है वो अभी तक वो ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं बना रहा है, और वो काफ़ी उसमें थोड़े लॉसेस है। और उनका जो टोटल रेवेन्यू या उनका जो टोटल प्रॉफिट्स इंडियन मार्केट से जो आ रहा है या इंडियन बिजनेस से जो आ रहा है वो मोस्टली कमर्शियल व्हीकल से ही है। और कमर्शियल व्हीकल उनका ऑलमोस्ट 78% कॉन्ट्रीब्यूट करता है उनके टोटल रेवेन्यूज़ का, और बचे हुए 22% जो रेवेन्यूज़ है वो पैसेंजर व्हीकल से आते हैं। तो ये पैसेंजर व्हीकल का जो सेगमेंट है वो काफ़ी छोटा सेगमेंट है, और इसमें उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि उनका जो एक उन्होंने फिलहाल में ही हैरियर करके एक उन्होंने कार लॉन्च की थी, या हेक्सा, ये उनके अलग अलग मॉडल्स हैं। और हैरियर ये कार को काफ़ी अच्छा मार्केट में रिस्पांस भी मिला था। अभी हम JLR के थोड़े फाइनेंशियल्स के बारे में देखते हैं, क्योंकि JLR ये जो बिजनेस है वो टाटा मोटर्स का ऑलमोस्ट 75% वहाँ से ही आते हैं। तो ये उनका सबसे बड़ा उनका सेगमेंट है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो उनका जो 2016, 17, 18 या लास्ट 3 या 4 सालों में उनके जो रेवेन्यूज़ है वो काफ़ी गिर गए थे JLR सेगमेंट से, और उनके जो टोटल प्रॉफिट्स है वो भी काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि उनके ईबिटा मार्जिन भी काफ़ी गिर गए हैं, और 2019 में उनके JLR सेगमेंट से 8.2% के ईबिटा मार्जिन से, और JLR सेगमेंट उनका काफ़ी अफेक्ट हो गया है। इसलिए टोटल टाटा ग्रुप का जो टोटल ईबिटा मार्जिन से या उनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट भी काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं। और इसके कुछ अलग अलग रीजंस है जिसके बारे में अभी हम थोड़े डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो उसका रीजंस है वो ब्रेक्जिट का है, क्योंकि उनके जो सारे मोस्टली प्लांट्स है JLR के वो यूके में ही है, और यूके में कुछ ब्रेक्जिट या पॉलिटिकल थोड़ी अनसर्टनिटी है, और इसीलिए उनके जो सेल्स है वो काफ़ी ये एरिया में उनके अफेक्ट हो गए हैं। और इसके अलावा जो टोटल जो डीजल कार्स की जो डिमांड है वो यूरोप में काफ़ी कम हो गई है, और 90% ऑफ द जो पोर्टफोलियो है टाटा मोटर्स का या JLR का तो वो डीजल सेगमेंट में ही है। तो इसीलिए भी उनका जो सेल्स है उसमें काफ़ी हमें अफेक्ट दिख रहा है, और इसीलिए उनके जो टोटल मार्जिन्स या उनके जो प्रॉफिट्स है वो काफ़ी रिड्यूस हो गए हैं। इसके अलावा चाइना में भी काफ़ी उनका प्रॉब्लम चालू है, क्योंकि चाइना में अभी फिलहाल ट्रेड वॉर के इश्यूज है, या उनका जो टोटल आप उनके जो टोटल यूनिट्स देखोगे 2018 में उन्होंने ऑलमोस्ट 1.5 लाख के यूनिट सेल किए थे चाइना में, और वही रिड्यूस होकर 2019 में वो 98,000 के यूनिट्स हो गए हैं। एंड टोटल 34% का ये टोटल उनके यूनिट्स में उनका लॉस हो गया है, या उनके 34% के यूनिट्स कम हो गए हैं। और इसके अलावा आप देखोगे तो Q3 2019 में कंपनी ने ऑलमोस्ट 27,000 करोड़ का कुछ लॉस बुक किया था, जिसको वो एज ए इम्पेयरमेंट लॉस बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ा लॉस है, यानी एक्चुअल उन्होंने लॉस बुक नहीं किया था, ये एक उनका जो बुक कीपिंग का या एक अकाउंट का एंट्री है, क्योंकि उन्होंने पहले काफ़ी चाइना में या अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट्स किए थे रिगार्डिंग उनका जो डीजल पोर्टफोलियो उसके रिगार्डिंग। बट अभी आप देख रहे होगे तो काफ़ी इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, या काफ़ी इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड है, या मोस्ट ऑफ द जो कार मैन्युफैक्चरर्स है वो इलेक्ट्रिक कार्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कंपनी को बाद में ये रिकॉग्नाइज हुआ कि हमने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उनका ज़्यादा इतना कुछ यूज़ नहीं होगा, या उतने हमें रेवेन्यूज़ या प्रॉफिट्स वो इन्वेस्टमेंट से नहीं मिल सकते हैं। तो इसीलिए कंपनी ने डिसाइड किया कि उसको एज अ लॉस दिखाया जाए, क्योंकि दूसरा इसका एक प्रॉब्लम था कि डिप्रिसिएशन जो होता है वो ये इन्वेस्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा हो रहा था।
तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि उनका जो 2017, 18, 19 ये ईयर्स में उनके काफ़ी ज़्यादा डिप्रिसिएशन हुए थे। तो ये एक बार उन्होंने लॉस बुक करने के बाद उनके जो असेट्स है वो थोड़े कम हो जाएंगे और उनका जो डिप्रिसिएशन है वो भी कम हो जाएगा। वो आगे जाके कंपनी को काफ़ी हेल्प कर सकता है। हम टाटा मोटर्स के थोड़े इंडियन बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले मेंशन किया था, इनका जो इंडियन बिजनेस है वो उसके दो सेगमेंट है। एक है उनका कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट और दूसरा है उनका पैसेंजर व्हीकल का सेगमेंट। तो टोटल इंडियन बिजनेस है वो टोटल बिजनेस के ऑलमोस्ट 22% के रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन देता है। और ये इंडियन बिजनेस में से 78% के जो रेवेन्यूज है वो कमर्शियल व्हीकल से आते हैं और बचे हुए 22% जो रेवेन्यूज है वो उनके पैसेंजर व्हीकल से आते हैं। तो ये जो कमर्शियल व्हीकल्स है वही मोस्टली अभी फिलहाल प्रॉफिटेबल बिजनेस है और काफ़ी ज़्यादा वो रेवेन्यूज और प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। पैसेंजर व्हीकल का जो उनका सेगमेंट है वो फिलहाल अभी भी लॉस ही बना रहा है और वो प्रॉफिटेबल है नहीं। बट आप यहाँ पे जैसे देखोगे तो उनके जो टोटल रेवेन्यूज या उनका जो टोटल प्रॉफिट्स है वो लास्ट 2 या 3 सालों में काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है। और कंपनी ने जो टाटा मोटर्स का 2.0 उन्होंने जो वर्जन निकाला है या उनका जो टर्न अराउंड का प्लान है वो काफ़ी फिलहाल तक काफ़ी सक्सेसफुल है। और इसमें उन्होंने EBITDA मार्जिन भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे से ग्रो किए हैं। बट ये सेगमेंट में भी थोड़े फिलहाल में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे। जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने अशोक लेलैंड के वीडियो में भी आपको मेंशन किया था कि जो एक्सिल नॉर्म्स होते हैं या टोटल कैरिंग कैपेसिटी कमर्शियल व्हीकल्स की जो होती है वो गवर्नमेंट ने 20% से बढ़ा दी थी। इसीलिए जो टोटल डिमांड है उस पर भी काफ़ी अफेक्ट हो गया था और इसीलिए जो जो टोटल जो सेल्स है उनके वो थोड़े कम हो गए थे कमर्शियल व्हीकल्स में। इसके अलावा जैसे कि आपको पता होगा कि NBFC का क्राइसिस हो गया था तो टोटल पूरे मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो उसका काफ़ी क्रंच हो गया था और इसीलिए जो डिमांड है वो भी उनकी कम हो गई थी। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये सेगमेंट है उसमें भी फिलहाल थोड़ा स्लो डाउन हो गया या कंसोलिडेशन हो गया है। और ये सारे जो रीजंस है वो उनके कमर्शियल व्हीकल्स की ये सेगमेंट को भी अफेक्ट कर रहे हैं। बट मुझे लगता है उनका जो इंडियन बिजनेस है टाटा मोटर्स का वो काफ़ी अच्छा बिजनेस है क्योंकि ये सेगमेंट में उनकी जो मार्केट शेयर है कमर्शियल व्हीकल्स में वो भी काफ़ी अच्छा है। और उनका जो पैसेंजर व्हीकल का सेगमेंट है उसमें भी टाटा मोटर्स काफ़ी एफर्ट डाल रहे हैं और उनके जो अलग अलग कार्स उन्होंने फिलहाल में लॉन्च किए थे जैसे कि हैरियर और हेक्सा जिसे मैंने आपको पहले मेंशन किया था। और हैरियर ये कार की मार्केट में भी काफ़ी अच्छे से डिमांड है। पर प्रॉब्लम ये है कि उनका जो इंडियन बिजनेस है वो सिर्फ रेवेन्यू के 25% कंट्रीब्यूट करता है और मेजरली उनका जो रेवेन्यूज है वो JLR से ही आता है यानी जैगवार और लैंड रोवर से जो 75% का है। तो अभी हम टाटा मोटर्स के थोड़े वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वैल्यूएशन समझने के लिए हमें पहले फ्री कैश फ्लोज क्या होता है वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो फ्री कैश फ्लोज जो होते हैं वो सपोज मैं कोई बिजनेस ओन कर रहा हूँ और मेरे सारे एक्सपेंसेस होने के बाद मेरे पास जो कैश बचती है उसको फ्री कैश फ्लोज बोला जाता है। तो मेरे एक्सपेंसेस में अलग अलग एक्सपेंसेस हो सकते हैं जैसे कि मेरे रॉ मटेरियल के एक्सपेंसेस है या मैंने कुछ मेरे वर्कर्स को पेमेंट किया है या कुछ इलेक्ट्रिसिटी का मैंने कुछ एनर्जी का पेमेंट किया है या मेरे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है यानी मैंने जो एक्सपांशन में जो कुछ अलग अलग खर्चा किया है। तो ये सारा जो एक्सपेंसेस है वो आपका जो टोटल आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है या ऑपरेटिंग आपके कैश फ्लोज है उससे सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको जो अमाउंट बचती है जो आपके पास एज अ फ्री है आपको यूज़ करने के लिए या आपके शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसको फ्री कैश फ्लोज बोला जाता है। तो आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो कि टाटा मोटर्स के एज अ ग्रुप के फ्री कैश फ्लोज लास्ट 2 या 3 सालों में काफ़ी गिर गए थे। 2018 में उन्होंने सबसे ज़्यादा निगेटिव कैश फ्लोज पोस्ट किए थे और 2019 में भी उनके काफ़ी कैश फ्लोज जो है वो निगेटिव है। और इसका जो मेजर रीज़न है जैसे कि मैंने आपको पहले मेंशन किया था कि उन्होंने Q3 2019 में 27,000 का लॉस बुक किया था एज अ इम्पेयरमेंट। तो इसके लिए उनके जो कैश फ्लोज है वो काफ़ी कम हो गए थे। और एज अ ग्रुप उनके जो JLR ये बिजनेस है वो उसके बारे में मुझे कुछ डाउट्स है क्योंकि वो एज अ बिजनेस इतना अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा और उनके कैश फ्लोज भी वो बिजनेस से पूरे निगेटिव है। और इसके अलावा उनका जो चाइना में प्रॉब्लम चालू है या उनके UK में ब्रेक्जिट के प्रॉब्लम्स चालू है तो ओवरऑल जो डिमांड है या उनके जो सेल्स है वो काफ़ी अफेक्ट हो गए हैं। और ये जो JLR है वो पूरे ग्रुप को काफ़ी उसका अफेक्ट हो गया है। उनका इंडियन बिजनेस काफ़ी अच्छा है और मुझे इंडियन बिजनेस ठीक लग रहा है। बट उनका जो JLR ये बिजनेस है उसके रिगार्डिंग काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गए हैं पूरे ग्रुप में। तो एज अ इन्वेस्टर मैं ये कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूँगा और फिलहाल भी मेरे पोर्टफोलियो में मैं टाटा मोटर्स कुछ होल्ड नहीं कर रहा हूँ और आगे जाके भी मुझे नहीं लगता मैं मेरे पोर्टफोलियो में इसका कुछ एडिशन कर सकता हूँ। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो फ्यूचर में मिल सकते हैं। फिलहाल में ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग कंपनी के बारे में देखेंगे और उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे।